गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट। मैं नीतीश कुमार आज आपको इस वीडियो में एसिडिक नेचर ऑफ द अल्कोहल को पढ़ाने वाले हैं। ये खास करके जेई और नीट्स के लिए इम्पोर्टेंट है, साथ साथ आपको बोर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो चलो शुरू करते हैं एसिडिक नेचर ऑफ द अल्कोहल। तो पहले बात करते हैं कि एसिड होता क्या है। तो ऐसे स्पेसीज जो प्रोटॉन को डोनेट करे, प्रोटॉन रिलीज करे, यानी H+ को रिलीज करता है, उसको एसिड बोलते हैं। तो यहाँ अल्कोहल में भी OH में जो H जो लगा है वो रिलीज होगा और उसके करस्पॉन्डिंग इसका नेमिंग एसिड कहलाएगा। इसकी अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो जितनी ज़्यादा H आयन रिलीज करेगा सोल्यूशन में, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही ज़्यादा होगी। ठीक है, और ये भी बात हम लोग करेंगे कौन कौन से फैक्टर होंगे जिसमें H आयन जल्दी से रिलीज होगा, जिसके कारण उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, और ऐसे कौन से फैक्टर होंगे जिसमें H आयन जल्दी से रिलीज नहीं होगा और उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। तो लेट अस स्टार्ट द एसिडिक नेचर ऑफ द अल्कोहल। ओके, तो सब बोर्ड पर देखें कि अल्कोहल की अगर हम बात करें फंक्शनल ग्रुप को तो उसको OH ऐसे बोलते हैं। ठीक है ना, इसको मैं कुछ लेफ्ट में बना दूं। अल्कोहल को हम ऐसे लिखते हैं OH, ये फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल है। और सपोज करो कि ये किसी कार्बन से अटैच है और उस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। ये अल्कोहल का फॉर्मेट हो गया। अगर ये एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा, इसका अर्थ है कि ये H आयन रिलीज करेगा। H आयन रिलीज करेगा, इसका अर्थ ये है कि ये बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो ऑक्सीजन के पास आएगा, यानी हेट्रोलाइटिकली क्लीवेज होगा। यहाँ पर हेट्रोलाइटिकली अगर क्लीवेज होता है, अब बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हमारा ऑक्सीजन के पास आ जाता है, तो ये H आयन हमारा रिलीज कर देगा। और बाकी जो पार्ट जो बचेगा वो कुछ ऐसा आएगा, इस तरह से। ठीक, तो ये अल्कोहल अगर एसिडिक कैरेक्टर कहीं पर भी अगर शो करेगा तो वो ऐसा होगा, H आयन रिलीज करेगा। ऐसे स्पेसीज जो H आयन रिलीज करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं। तो ये अल्कोहल एसिड के रोल में है। और इस एसिड का जो काउंटर पार्ट बच जाता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंजुगेट बेस। ठीक है ना, ये अल्कोहल का कंजुगेट बेस को हम लोग अल्कोक्साइड बोलते हैं। इसका नाम क्या है, अल्कोक्साइड आयन, और रियल में ये क्या है, बेस है। ठीक, तो यहाँ पर हम लोगों ने समझ लिया कि ये अल्कोहल अगर एसिड का रोल करेगा तो वो H आयन रिलीज करेगा और खुद को किस में कन्वर्ट कर देगा, कंजुगेट बेस में। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं कि इसकी स्ट्रेंथ की, यानी ये अल्कोहल स्ट्रॉन्गर एसिड कब कहलाएगा और स्ट्रॉन्गर वीकर एसिड कब कहलाएगा। तो ये कौन डिसाइड करेगा, तो ये अल्कोक्साइड आयन। अगर ये अल्कोक्साइड आयन रियल में देखो ये प्रोडक्ट का पार्ट है, अगर ये जितनी ज़्यादा स्टेबलाइज होगा उतना ही ज़्यादा इसकी अमाउंट बनेगी। ठीक है ना, अब उतना ही ज़्यादा अगर अमाउंट बनेगी उतना ही ज़्यादा H आयन भी रिलीज होगा। ठीक है ना, तो ये मोर स्टेबलाइज होगा तो मोर प्रोडक्ट बनेगा, उतना ही ज़्यादा H आयन रिलीज होगा और उतना ही इस अल्कोहल का एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है ना, मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहता हूँ कि ये अल्कोहल की एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे इंक्रीज करेगा, तो वो कौन सा फैक्टर डिसाइड करेगा, तो ये इसका कंजुगेट बेस। ये जितनी ज़्यादा स्टेबल होंगे, ठीक है ना, उतना ही ज़्यादा इनकी प्रोडक्ट बनेगी, और इनकी प्रोडक्ट बनेगी उतना ही H आयन ज़्यादा निकलेगा और एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, बढ़ेगी। गौर से देखिए, इसकी स्टेबिलिटी की बात करते हैं। स्टेबिलिटी का मतलब ये है कि इस पर तो नेगेटिव चार्ज है, जहाँ पर चार्ज अगर इंक्रीज हो गया तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। फिर से मैं बात बताता हूँ कि चार्ज की वैल्यू और स्टेबिलिटी में दोनों में रिसिप्रोकल रिलेशन है, यानी चार्ज जो है वो प्रोपोर्शनल टू होता है एनर्जी। चार्ज बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगा और उसकी स्टेबिलिटी जो होगी वो हमारा घटेगा। तो यहाँ पर अगर चार्ज की वैल्यू ऑक्सीजन पर इंक्रीज होने लगा तो उसकी एनर्जी तो बढ़ेगी, साथ साथ स्टेबिलिटी घटेगी। स्टेबिलिटी घटेगी तो ये हमारा प्रोडक्ट क्या होगा, कम होगा, तो H आयन भी कम होगा। इसके रिवर्स में अगर कहें कि किसी भी कारण से इसकी चार्ज की वैल्यू अगर कम होने लगा तो वो कहेंगे कि वो स्टेबलाइज होने लगा,
तो एनर्जी कम होगी और उनकी स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। अगर यही बात हमारे माइंड में अगर सेट कर जाए तो हम इजी वे में इसकी एसिडिक नेचर को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। और इसके बाद देखो यहाँ पर ध्यान देना है कि अगर ये कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो ये हमारा रिजोनेंस शो नहीं करेगा। रिजोनेंस शो नहीं करेगा तो ये हमारा चार्ज यहीं पर लोकलाइज्ड रहेगा। अगर यहाँ पर 3 जो खाली है, अगर यहाँ पर ऐसे एटम या ग्रुप ऑफ एटम अटैच हो जाए जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर के अगर होंगे तो उस सिचुएशन में इस चार्ज की वैल्यू को कम कर देंगे और ये स्टेबलाइज होगा, और स्टेबलाइज होगा तो इसकी प्रोडक्ट की अमाउंट बढ़ेगी और H आयन भी हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ पर हमेशा ये देखना है कि ऐसा एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो इनकी चार्ज को कम कर दे तो ये एसिडिक नेचर को बढ़ा देगा। अगर ऐसे एटम या ग्रुप ऑफ एटम यहाँ पर अटैच हो जो ऑक्सीजन पर चार्ज की वैल्यू को और इन्हांस कर दे और इंक्रीज कर दे तो ये हमारा पार्ट डीस्टेबलाइज हो जाएगा और ये प्रोडक्ट इसकी कम हो जाएगी और एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, घट जाएगा। ठीक है ना। यानी यूँ कह सकते हैं कि चार्ज अगर हमारा इंक्रीज करेगा, चार्ज इंक्रीज, ठीक है ना, चार्ज इंक्रीज अगर होगा तो स्टेबिलिटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ठीक, स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ हमारा डिक्रीज करेगा। एंड वाइस वर्सा, चार्ज अगर डिक्रीज हुआ, चार्ज को अगर हम कह दें डिक्रीज हुआ यानी नीचे लाइन का मतलब डिक्रीज हो गया तो स्टेबिलिटी हमारा क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ हमारा भी इंक्रीज करेगा। ये फैक्टर हम इसको डिसाइड कर देगा कि इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा या घटेगा। या इसको हम दूसरी तरह से भी समझ सकते हैं। बस इतना समझो कि अगर ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज की वैल्यू ज़्यादा होगी तो क्या H आयन को ये जल्दी से रिलीज होने देगा, ठीक है ना, तो कहेंगे कि नहीं होने देगा। अगर ऑक्सीजन पर चार्ज की वैल्यू अगर कम होती है तो H आयन को उतनी ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं करेगा जितना चार्ज बढ़ने पर होता है। तो बस इतना समझो कि ऑक्सीजन पर जैसे चार्ज की वैल्यू कम होगी एसिडिक स्ट्रेंथ हमारा क्या होगा, बढ़ेगा, और ऑक्सीजन पर चार्ज की वैल्यू बढ़ेगी तो हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ घटेगा। शॉर्ट में बस इतना आप समझ जाओ। अगर यहाँ पर थोड़ा भी कंफ्यूजन हो तो ये टर्म आपको याद रखना है कि, ठीक है ना, चार्ज यानी नेगेटिव चार्ज इंक्रीजिंग ऑन ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम, किसी भी कारण से ऑक्सीजन एटम पर अगर चार्ज इंक्रीज होता है, ठीक है ना, तो H आयन डज नॉट गो इजली, वो इजली नहीं जाएगा और एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगा। एंड वाइस वर्सा, अगर चार्ज डिक्रीज करेगा तो H आयन जल्दी से जाएगा और एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। एंड वाइस वर्सा, ऐसा लिख देता हूं। ठीक, तो ये हम लोग का एक बेसिक कंसेप्ट हो गया कि ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज की वैल्यू अगर किसी भी तरह से अगर बढ़ गया तो एसिडिक स्ट्रेंथ घटेगा, क्योंकि वो H आयन पॉजिटिव को जल्दी से रिलीज नहीं करने देगा, और जहाँ पर रिलीजिंग कैपेसिटी कम होगी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, घटेगा। इसके रिवर्स में अगर बात करें कि ऑक्सीजन पर जितने चार्ज की वैल्यू अगर कम होगी एसिडिक स्ट्रेंथ हमारा क्या होगा, इनक्रीज करेगा। ठीक है ना। तो हम लोगों को एक टर्म मालूम हो गया कि अगर ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन है और ये ऐसे स्पेसीज से अटैच हो जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हो, EWG, EWG का मतलब हो गया, EWG का मतलब हो गया, E मतलब इलेक्ट्रॉन, W मीन्स विथड्रॉइंग, G का मतलब ग्रुप। अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अगर है तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ है हमारा बढ़ेगा, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन के थ्रू ऑक्सीजन इधर आएगा तो चार्ज यहाँ पर क्या होगा बताओ, चार्ज डिक्रीज करेगा।
और जब चार्ज डिक्रीज करेगा तो इसका कंजुगेट स्टेबलाइज होगा, ठीक है ना। या यूँ कहें कि चार्ज डिक्रीज होगा तो H प्लस ईजी में रिलीज होगा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ हमारा क्या होगा, इंक्रीज होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा, ठीक। अगर यही OH ऐसे एटम या ग्रुप ऑफ एटम से जुड़ा हो जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के नेचर का हो, यानी इलेक्ट्रॉन को आगे की ओर पुश करे, आगे की ओर पुश करेगा तो ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा, नेगेटिव चार्ज हमारा क्या होगा, इन्हांस करेगा, इंक्रीज करेगा, और इंक्रीज करेगा तो इसके कंजुगेट को डीस्टेबलाइज करेगा। या यूँ कहो कि ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज की वैल्यू बढ़ेगी तो H आयन को H आयन के फॉर्म में जल्दी रिलीज नहीं होने देगा, और नहीं होने देगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, घटेगी। तो यहाँ EWG का मतलब होता है, E बोले तो इलेक्ट्रॉन, D बोले तो डोनेटिंग, और G का मतलब होता है ग्रुप, ठीक। खास करके प्लस आई इफेक्ट वाले टर्म जो होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट के कारण, ठीक है ना, विथड्रॉइंग कैपेसिटी इसको बोलेंगे। तो ये टर्म हम लोग को याद रखना है, पहले इसको नोट करो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप, ठीक। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ऑक्सीजन पर बढ़ा देगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगा, ठीक। यही माइंड में अगर कंसेप्ट है तो हम किसी को अल्कोहल के एसिडिक स्ट्रेंथ को मेजरमेंट अच्छा से कर सकते हैं। ओके, हो गया, टेकिंग ए स्क्रीनशॉट या जल्दी से लिख लो, ठीक। ओके, अब हम लोग बात करते हैं एग्जाम्पल में प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शियरी अल्कोहल का। पहले इसकी बात कर लेते हैं, सिंपल सी बात, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल। ऐसे हम पीछे वाले वीडियो में आपको बताए हैं कि प्राइमरी अल्कोहल किसको बोलते हैं, फिर भी आप देखो ये OH तो होना जरूरी है, और ये जिस कार्बन से अटैच हो उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो, और ये कार्बन सिर्फ ये जो 3 जो खाली है उसमें एक ही किसी अल्काइल ग्रुप से अटैच हो और बाकी कार्बन नहीं हो, उसके जगह पर दूसरा हो, यहाँ पर दूसरे जगह हाइड्रोजन लिख लिया, ठीक है ना। यानी इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल अगर लिखें तो हमारा इथाइल अल्कोहल, ये हमारा 1 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम ये कहें कि ये OH ऐसा और इधर 2 कार्बन लगा दें, यानी ये sp3 कार्बन 2 अल्काइल ग्रुप से अटैच हो तो ये हमारा क्या कहलाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल। और फिर से देखो कि अगर यहाँ पर तीनों अल्काइल ग्रुप अगर लगे हो, एक भी हाइड्रोजन नहीं हो, तो ये हमारा टर्शियरी अल्कोहल कहलाएगा। तो हमने यहाँ पर ये एग्जाम्पल दे दिया प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल। अगर हम इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो देखो हमने इस पॉइंट को आइसोलेट करना, मतलब इस पर सोचना है। ये मिथाइल ग्रुप करता क्या है, प्लस आई इफेक्ट शो करता है, इंडक्टिव इफेक्ट। यानी इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब ये है कि इनके और इनके बीच में जो सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड पेयर, उसको आगे पुश करेगा। तो ये एक स्प्रिंग और रबर की तरह जुड़े रहते हैं। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन आगे पुश हो गए तो यहाँ पर भी बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो भी आगे पुश होगा। तो इसका अर्थ है कि ये ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर देगा, बढ़ा देगा, ठीक है ना। ये ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या कर देगा, ये डिक्रीज कर देगा, कम कर देगा। सेम टू सेम ये भी देख लो, ये बगल में 2 मिथाइल ग्रुप है, प्लस आई और ये प्लस आई, तो कंपेयर करें तो ये 1 प्लस आई है तो यहाँ पर डबल प्लस आई है। इसका अर्थ ये है कि ऑक्सीजन पर जो इलेक्ट्रॉन आएगा दोनों साइड से आएगा। तो इसका अर्थ है कि इस पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा उसके रिस्पेक्ट में इसमें और ज़्यादा बढ़ गया। इसको अगर हम लोग -डेल्टा 1 कहें तो इसको -डेल्टा 2 कहेंगे। अब -डेल्टा 2 जो होगी
उसकी मैग्नीट्यूड -Δ1 से ज़्यादा होगा। इधर देख लो, ये 3 साइड से प्लस आई इफेक्ट, ये प्लस आई इफेक्ट और ये प्लस आई इफेक्ट, ये 3 आई इफेक्ट शो करेंगे और ये तीनों का इफेक्ट ऐसा पड़ेगा कि ये 3 साइड से इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेंगे, तो इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ जाएगा। मान लो जी इस पर और नेगेटिव चार्ज -Δ3 होगा, तो वो दोनों से इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो हमने अभी बात किया कि किसी भी तरह से ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर हम बढ़ता है तो वो H आयन को जल्दी नहीं जाने देगा, पहली बात। या इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब H आयन वो रिलीज करेगा तो इसकी जो कंजुगेट जो बनेगी वो और डीस्टेबलाइज हो जाएगी, क्योंकि चार्ज इंक्रीज होगा। अगर प्रोडक्ट डीस्टेबलाइज होगा तो वो रिएक्शन जो होगा वो राइट साइड में, प्रोडक्ट साइड में शिफ्ट नहीं करेगा या कम करेगा, और जब कम करेगा तो H आयन भी क्या होगा, कम रिलीज होगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल में एसिडिक स्ट्रेंथ की अगर हम कंपेयर करें तो प्राइमरी अल्कोहल जो होती है इन तीनों में स्ट्रॉन्गर होता है, फिर क्या होगा, सेकेंडरी, और सबसे कम एसिडिक जो होगा वो हमारा टर्शियरी अल्कोहल होगा। तो कंपेयरिंग अगर हम करें, कंपेयरिंग एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ, तो 1 डिग्री अल्कोहल का सबसे ज़्यादा, फिर 2 डिग्री का और फिर 3 डिग्री का। और एक आता है मिथाइल अल्कोहल, ये हमारा 1 डिग्री में सुपर कहलाता है, सुपर। इसका अर्थ ये है कि इधर कोई भी प्लस आई इफेक्ट शो नहीं करता है, ये एक स्टैंडर्ड है। तो 1 डिग्री में सबसे मोर एसिडिक कौन होगा, तो मिथाइल अल्कोहल, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री और फिर हमारा क्या होगा, 3 डिग्री। ओके, चलो पहले इसको नोट करते हैं। ठीक, अब क्वेश्चन आता है कि किसी भी स्पीशीज का एसिडिक स्ट्रेंथ की एग्जैक्ट वैल्यू कितना है। ऐसे तो हम लोग कंपेयर कर सकते हैं कि एक के रिस्पेक्ट में दूसरा मोर स्ट्रॉन्ग है या वीक है, लेकिन कितना वीक है या कितना स्ट्रॉन्ग है, इस चीज़ के लिए एक मैथमेटिकल डेटा इसमें मिलता है जिसको डिसोसिएशन कांस्टेंट बोलते हैं, या Ka या उसको pKa बोलते हैं, ठीक है ना। तो Ka जो है वो हमारा डिसोसिएशन कांस्टेंट कहलाता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट। और ये डिसोसिएशन कांस्टेंट जिसकी हाई होगी, हाई डिसोसिएशन कांस्टेंट अगर हाई होगी, जितनी ज़्यादा होगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगा, आपको ज़्यादा होगा। तो जिस एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट ज़्यादा होगी, ये जो टर्म है डिसोसिएशन कांस्टेंट, ये हमारा इक्विलिब्रियम टॉपिक का पार्ट है, उसमें हम पढ़ाएंगे तो और ज़्यादा डिटेल्स से आपको मालूम होगी। लेकिन जो स्टूडेंट ये पढ़ा है, ठीक है ना, उसके लिए ये इजी है। मैं फिर कहता हूँ कि Ka बोले तो डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू जिसकी ज़्यादा होगी हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। हायर Ka वैल्यू मोर स्ट्रॉन्गर एसिड। अगर इसी में Ka में अगर हम लोग नेगेटिव लॉग से मल्टीपल कर दें, Ka में नेगेटिव लॉग से अगर मल्टीपल कर दें तो इसी को हम लोग pKa बोलते हैं। तो Ka का वैल्यू ज़्यादा होगा तो नेगेटिव लॉग Ka का वैल्यू कम हो जाएगा, यानी Ka का वैल्यू हाई तो नेगेटिव लॉग Ka का वैल्यू क्या होगा, उतना ही कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस है और माइनस लॉग Ka को ही हम लोग pKa का वैल्यू बोलते हैं। तो इसका अर्थ है कि जिसका Ka का वैल्यू ज़्यादा होगा उसका pKa का वैल्यू क्या होगा, कम होगा, ठीक है ना। तो हायर pKa वैल्यू, हायर Ka वैल्यू, लोअर pKa वैल्यू, और ये दोनों क्या है, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज का, एसिडिक स्ट्रेंथ उसका बढ़ेगा। इसके रिवर्स में अगर बात करें, जिसका लो Ka वैल्यू होगा, जिसका जितने डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू कम होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ उसका उतना ही कम होगा, उतना ही ये वीक एसिड कहलाएगा। और जिसका Ka का वैल्यू कम होगा उसकी हायर pKa वैल्यू होगी, या pKa का वैल्यू जिसकी ज़्यादा होगी, ठीक है ना, वो हमारा
एसिडिक स्ट्रेंथ उसकी क्या होगी, कम होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी। ये बस इतना जानना है। तो यहाँ पर एक हम लोगों को मैथमेटिकल टर्म जैसा है के ए या पी के ए वैल्यू, और इसी के और पी के वैल्यू से हम लोग कंफर्म कर सकते हैं कि किस एसिड का स्ट्रेंथ कितना है। ये हमारे पास एक डेटा रहता है और उस डेटा के बेस पर हम लोग किसी भी एसिड का स्ट्रेंथ हम लोग एग्जैक्ट कंफर्म कर सकते हैं। ओके, नोट इट। यहाँ पर हमने एक एसिड लिखा है और इस एसिड का पीके वैल्यू लिखा है। HI का पीके का वैल्यू -10 होता है, HBr का -9 होता है, HCl का -7 और HF का +3.2। तो अभी हम लोगों ने बात किया कि जिसकी के का वैल्यू जितनी कम होगी, जितनी लोअर नेगेटिव होगी, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, उतना ही ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा कौन है, HI -10 है, तो इसलिए ये सबसे पीके का वैल्यू इसका कम है, तो उतना ही ज़्यादा ये स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। यानी अगर हम इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ की बात अगर करें, एसिडिक स्ट्रेंथ का, तो क्या लिखेंगे, HI का सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगा, उससे थोड़ा सा कम किसका होगा, HBr का, उससे और ज़्यादा HCl का होगा, और सबसे कम होगा किसका, HF का, क्योंकि इसमें +3.2 है। तो सबसे वीकेस्ट एसिड कौन होता है, हाइड्रोजन फ्लोराइड, ये चारों में, ठीक है ना। ये चार की कंपेयर करें तो सबसे लोएस्ट या वीकेस्ट एसिड जो है वो हमारा क्या है, HF है, ठीक है ना। ये H आयन अगर रिलीज कर दे, H आयन इससे अगर निकल जाए तो HI का जो पार्ट बनेगा वो क्या कहलाएगा, I-, ये क्या कहलाएगा, Br-, ये क्या कहलाएगा, Cl- और F-। तो ये वीक एसिड का ये सब बेस है, कंजुगेट बेस। तो कंजुगेट बेस और ब्रॉन्स्टेड-लॉरी के थ्योरी के अनुसार, ठीक है ना, हम लोग ये बात जानते हैं कि वीक एसिड का कंजुगेट जो बेस होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसके रिवर्स होते हैं। स्ट्रॉन्ग अगर एसिड है तो वीक कंजुगेट बेस होंगे, अगर वीक एसिड है तो उसका कंजुगेट स्ट्रॉन्ग होंगे। तो अगर हम कंजुगेट बेस की बात करें तो सबसे स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस कौन है, F-, देन Cl-, और सबसे वीकेस्ट बेस कौन है, या वीकेस्ट कंजुगेट बेस जो है वो हमारा I- होता है। तो पहले इसको आप नोट करें। ओके, तो चलो कुछ पीके के वैल्यू पर बातें करते हैं। जैसे हम लोगों का एक बेसिक अल्कोहल जो है, सबसे छोटा अल्कोहल जो है वो मिथाइल अल्कोहल है, ठीक, CH3OH। इसकी पीके का वैल्यू जो होता है 15.6 होता है। इसके बाद आप देखो HOH, ये भी एक ही जैसा है, बस H का जगह मिथाइल है, ये 15.6, ठीक। उसके बाद अगर हम ऐसे लिखे इथाइल अल्कोहल का, तो ये हमारा 16 होता है, ठीक। अगर ऐसा लिख दें CH3 और ये CH3OH, तो इसकी होता है 18। ये हमारा 1 डिग्री अल्कोहल, ये 1 डिग्री अल्कोहल, ये हमारा 3 डिग्री अल्कोहल, ये है वाटर। हमने यहाँ पर 4 सीक्वेंस लगा दी। देखो इसके ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है, 15.6, 15.7, ये 16, ये सब जो है उसमें ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें कि इन तीनों में मोर एसिडिक कौन है, तो हम कहेंगे कि मिथाइल अल्कोहल जो है वाटर से स्लाइटली स्मॉल अमाउंट में एसिडिक ज़्यादा है, ठीक है ना। और ये इथाइल अल्कोहल 16 है, और ये हमारा टर्शियरी अल्कोहल के बारे में हम लोग अभी बात किए हैं कि इसमें 3+I इफेक्ट लगता है, जिसके कारण ये कंजुगेट इसके डीस्टेबलाइज हो जाते हैं और एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी घट जाएगी, और जिनका एसिडिक स्ट्रेंथ घटेगा उनका पीके का वैल्यू हमारा बढ़ेगा। यानी हमने प्राइमरी अल्कोहल का 16, सेकेंडरी टर्शियरी का 18, तो अगर कोई भी सेकेंडरी अल्कोहल होगा तो उनका 16 से बड़ा और 18 से छोटा होगा। यानी 16 और 18 के बीच में हमारा सेकेंडरी अल्कोहल का आपको पीके का वैल्यू होती है, ठीक है ना। तो अगर हम लोग एवरेज बात करें तो अल्कोहल जो अल्काइल अल्कोहल है
उनकी पीके का रेंज जो होता है वो 16 to 18 के इन बिटवीन होता है। नो डाउट अगर हम पूरे एसिडिक कंपेयर करें तो जितने भी अल्कोहल है वो सभी के सभी वीकेस्ट एसिड में आते हैं, लेकिन वीकेस्ट में आएंगे क्योंकि इनके पीके का वैल्यू 16 to 18 के रेंज का होता है, ठीक है ना। लेकिन अगर इसी के बीच में एक रिलेटिव अगर स्ट्रेंथ अगर हम लोग मेजरमेंट करें तो उसमें स्ट्रॉन्गर जो एसिड होगा वो हमारा मिथाइल अल्कोहल होगा, इथाइल अल्कोहल होगा, सेकेंडरी, अब फिर हमारा क्या होगा टर्शियरी। अल्काइल ग्रुप की नंबर जितनी ज़्यादा बढ़ेगी, ठीक है ना, प्लस आई इफेक्ट की कैरेक्टर जितनी ज़्यादा होगी उतना ही हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ घटेगा और पीके का वैल्यू हमारा क्या होगा बढ़ेगा, ठीक है। साथ साथ ये अगर एसिडिक कैरेक्टर है ये चैन रिलीज होगा तो ये हमारा निकलेगा, ठीक है ना। इसका नाम है मिथॉक्साइड आयन, इसको बोलेंगे मिथॉक्साइड आयन। वाटर से ये चैन लिखेंगे तो ये ओ ए चैन माइनस में ऐसे, इसका नाम है हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है ना। सेम टू सेम अगर इथाइल अल्कोहल से अगर निकलता है तो इससे जो बनेगा कंजुगेट उसका नाम होगा इथॉक्साइड आयन, इथॉक्साइड आयन। अगर ये टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल से अगर ये कंजुगेट बनता है इसका नाम हो जाएगा टर्शियरी टर्ट ब्यूटॉक्साइड आयन, ब्यूटॉक्साइड आयन। तो इसकी अगर हम लोग ये रियल में ये एसिड है तो ये इसका कंजुगेट बेस होगा। तो सबसे स्ट्रॉन्गर बेस कौन होगा? तो अगर इसको हम लोग कम 1 2 3 अगर 4 कर दें तो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन होगा? टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड आयन, ठीक है ना। यानी इसकी अगर हम लोग कहेंगे फोर्थ जो होगी वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा, फिर 3, फिर 2 और फिर हमारा क्या होगा 1 होगा, ठीक। तो ये हमारा सीक्वेंस हो गया बेस का। ओके, नोट इट। तो बातें करते हैं एक गिवन क्वेश्चन पर कि कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द गिवन स्पेसीज। हमने यहाँ पर 5 अल्कोहल दिया है और इसकी एसिड की स्ट्रेंथ को कंपेयर करेंगे। पहला जो है वो हमारा मिथाइल अल्कोहल है। इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि इसका पीके का वैल्यू जो होती है वो 15.6 के आसपास होती है। और यहाँ पर इनके 3 हाइड्रोजन को रिप्लेस 3 फ्लोरीन के द्वारा कर दिया गया है, फिर यहाँ क्लोरीन के द्वारा किया गया है और ब्रोमीन और आयोडीन के द्वारा किया गया है। तो इनकी कंपेयर करना है एसिडिक स्ट्रेंथ को। हम लोग जानते हैं कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन का, फिर आयोडीन का। ये जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इनकी सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन को अपने ओर विड्रॉ करने की कैपेसिटी है और सबसे ज़्यादा जो है वो हमारा फ्लोरीन के कॉरस्पॉन्डिंग है। तो ये तो हमारा हाइड्रोजन स्टैंडर्ड होते हैं, लेकिन ये फ्लोरीन हमारा -I इफेक्ट शो करेगा और सब में ज़्यादा इफेक्ट करेगा। -I ये भी है, -I इफेक्ट ये भी है। तो इसका अर्थ ये है कि यहाँ पर ये 3 तरह से खींचे जाएंगे और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी? कम हो जाएगी। और मैंने बार बार कहा कि किसी भी तरह से ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हुआ, इसका अर्थ है कि ए चैन जो होगी वो ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज होगी या ए चैन को जाने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगा, ठीक है। उसी तरह से क्लोरीन की है तो ये भी 3 है, 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये भी -I इफेक्ट शो करेंगे, लेकिन जितनी बड़ी इफेक्ट इनकी होगी उनसे थोड़ा सा इफेक्ट क्या होगा? इनका कम है। ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, लेकिन सबसे ज़्यादा किसका है? फ्लोरीन का, फिर क्लोरीन का। यही केस इस ब्रोमीन और ये आयोडीन में लगेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम कहते हैं कि ए, बी, सी और डी में ये सभी में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है। तो इसका अर्थ ये है कि एसिडिक नेचर ये 5 में से सबसे कम जो होगी वो क्या होगी? ए का होगी, ठीक है ना। यानी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम होगी तो किसका होगी? ए का होगी। और ये चारों का जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगा ए से ज़्यादा होगा। अब इन चारों के बीच में अगर हम कंपेयर करें तो सबसे ज़्यादा विड्रॉइंग कैपेसिटी किसकी होगी? फ्लोरीन का। तो ये सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड होंगे। तो ये बी जो होगा सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड, फिर सी, फिर हमारा डी, फिर हमारा ई और सबसे कम जो होगा वो हमारा किसका होगा? ए का, ठीक है। तो यानी यूँ कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होगी
जितनी ज़्यादा पावर होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी इफेक्ट ज़्यादा होगी, उतना ही वो एसिड स्ट्रेंथ हमारा बढ़ेगा। ठीक है, आपके सामने 4 स्पीसीज है। अगर कहा जाए कि इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ बताओ, तो गौर से देखो, ये चारों स्पीसीज एक ही है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इनकी पीके का वैल्यू ए बी सी डी का चारों का सेम ही होगा, क्योंकि चारों जो हैं वो हमारा एक ही स्पीसीज है। अगर हम थोड़ा इसमें चेंजिंग करें, ये जैसा है वैसे रहने दो। यहाँ पर अगर हम NO2 ग्रुप लगा दें, इसमें NO2 इस पॉइंट पर लगा दें और एक NO2 हम इस पॉइंट पर लगा दें, A B C D, यानी ऐसे हमने ये ग्रुप ऑफ एटम्स को लोकेशन को चेंज कर दिया। ठीक है ना। अगर इस तरह का किसी भी एसिड की कंपेयरिंग करना है तो सबसे पहले हम लोग ये काम करेंगे कि कॉमन टर्म कौन कौन है, सबसे पहले हम उसको अलग कर देंगे। और कॉमन टर्म के अलावा जो भी टर्म या सब्स्टिट्यूशन हुआ होगा वही हमारा एसिडिक की स्ट्रेंथ को डिसाइड करेगा। तो आप गौर से देखो, OH 3 कार्बन, OH 3 कार्बन, ये भी OH 3 कार्बन, ये भी OH 3 कार्बन। इसका अर्थ ये है कि ये जो टर्म है सभी में कॉमन है, सभी में कॉमन है। ठीक, और ये 3 में NO2 एक ही ग्रुप है, लेकिन इनकी पोजीशन अलग अलग है। इसका अर्थ यह है कि जो सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन है वो हमारा डिसाइड करेगा। तो NO2 के बारे में आप जान लो कि NO2 जो है वो हमारा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, EWG। ठीक है ना। इसका अर्थ यह है कि इसमें और इसमें इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगे हैं, इसमें नहीं लगा है। तो इसका अर्थ यह है कि इन चारों में से अगर हम कहेंगे कि सबसे एसिडिक स्ट्रेंथ कम किसकी होगी तो A का होगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप नहीं है और इस सब में इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जो होते हैं वो एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं। ठीक है ना। तो इनकी तो कंपटीशन अलग है, लेकिन इनके बारे में कोई भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप नहीं है। तो अगर एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम अगर किसी का होगा तो वो हमारा A का ही होगा। ठीक, अब बात करते हैं B और C और D। तो देख लो, ये हमारा सोर्स है मेन, और सोर्स से इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जितनी ज़्यादा दूरी होगी उतना ही इम्पैक्ट क्या होगा, कम होगा। यानी NO2 O पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेंगे, A भी कम करेगा और A भी कम करेगा। तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप सोर्स के जितने नज़दीक रहेंगे उसकी इम्पैक्ट उतना ही ज़्यादा होगी। यानी विथड्रॉइंग इफेक्ट जो होगी ये जो है सबसे नज़दीक में है और इसका इम्पैक्ट जो होगा ऑक्सीजन पर सबसे ज़्यादा होगा। यानी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप सोर्स के जितने नज़दीक रहेगा उसका इफेक्ट उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है ना। तो इस तरह से हम कहेंगे कि ये तीनों में से सबसे ज़्यादा इफेक्ट किसका होगा, इनका, फिर किसका होगा, इनका, और सबसे कम जो होगा वो इनका होगा। ठीक है ना। इस तरह से हम कहेंगे कि सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड जो होगा वो हमारा D होगा, फिर किसका होगा, C होगा, फिर हमारा B होगा, और सबसे कम होगा एसिडिक स्ट्रेंथ वो हमारा क्या होगा, A का होगा। ये है हमारा सीक्वेंस। तो यहाँ पर इतना जानो कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप सोर्स से जितने नज़दीक होंगे आपको एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि अगर हाइड्रोजन रिलीज कर देगा तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। नेगेटिव चार्ज आएगा तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जितने नज़दीक रहेगा वो चार्ज को उतना ही ज़्यादा मिनिमाइज करेगा। इसका अर्थ ये है कि इसका कंजुगेट बेस उतना ही मोर स्टेबल होगा और रिएक्शन हमारा क्या होगा, राइट साइड में शिफ्ट करेगा। ठीक है ना। तो ये रहा ऐसा। कुछ और क्वेश्चन पर हम लोग बात करते हैं। फिर से देखा जाए, एक और क्वेश्चन है और इन्हीं की एसिडिक स्ट्रेंथ को हम लोग को मेजरमेंट करना है। ओके, अगर हम कहें कि सभी पर एक ही ग्रुप लगा दें, एक ये फ्लोरीन लगा दें, ठीक है, ये क्लोरीन लगा दें, ये ब्रोमीन लगा दें और ये हमारा आयोडीन लगा दें, आप अपने से बताओ कि इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ का सीक्वेंस क्या हो गया। ठीक, तो फ्लोरीन सबसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है और ये टर्म जो है वो हमारा क्या है, कॉमन है।
तो इसका अर्थ ये है पोजीशन भी इनका सेम ही है, 1 पर ही है। ठीक, तो इसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैपेसिटी फ्लोरीन का है, इसलिए सबसे स्ट्रॉन्ग एसिडिक हमारा कौन होंगे, ए, फिर बी, फिर सी और फिर हमारा ये डी होगा। ठीक है ना। फिर से देखा जाए इसको, ए बी सी डी चारों एक ही जैसा है, ये 5 कार्बन है, ये सब 4 कार्बन है। एक और कार्बन ऐड कर देता हूं, अब देखो ये सी का मतलब है मिथाइल, ये मिथाइल और ये भी मिथाइल, सभी में सेम कार्बन है, मोलिकुलर फार्मूला भी सेम ही है। ठीक, अगर एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी कंपेयर करना है तो हमने क्या बात किया कि सबसे जो कॉमन टर्म है उसको सिलेक्ट करो। तो अगर हम इसकी बात करें 1 2 3 4, ये भी 1 2 3 4, 1 2 3 4 और OH ये सब में कॉमन है, इन तीनों को देखो और इनमें 1 2 3 4 इसको कॉमन करना है। अगर हम नंबरिंग करें 1 2 3 4, ये भी ऐसा, तो देखो इसमें एक्स्ट्रा कौन है, ये मिथाइल, ये मिथाइल, ये मिथाइल और मिथाइल। मिथाइल तो एक ही है, तो ये मिथाइल फैक्टर डिसाइड नहीं करेगा, बल्कि मिथाइल की जो पोजीशन जो है अब वो डिसाइड करेगा, क्योंकि वही डिफरेंट है और जो डिफरेंट पार्ट होगा उसी के बीच में हम लोग को कंपेयरिंग करना है। तो मिथाइल ग्रुप के बारे में जानते हैं कि ये प्लस आई इफेक्ट करेगा, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को सिग्मा बॉन्ड के थ्रू आगे की ओर पुश करेगा। तो आगे की ओर पुश करेगा तो विड्रॉइंग ग्रुप हो या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो, जितने ज़्यादा दूर रहेगा उसकी इम्पैक्ट उतना ही कम होगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जितने दूर होगा तो विड्रॉइंग कैपेसिटी उतना ही कम होगा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जितनी ही सोर्स से दूर रहेगा उतना ही डोनेटिंग कैपेसिटी भी क्या होगा, कम होगा। जो ज़्यादा नज़दीक रहेंगे उसकी वही इम्पैक्ट की वैल्यू ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर देख लो, ये 4th नंबर में प्लस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होगा। क्यों? क्योंकि ये सोर्स के नज़दीक है। तो प्लस आई इफेक्ट क्या करता है, एसिडिक नेचर को घटा देता है, और एसिडिक नेचर को घटाएगा तो यूँ कहेंगे कि ये चारों में सबसे लेस एसिडिक कौन है, तो हमारा डी। ठीक है ना, यानी डी जो है वो हमारा सबसे लेस एसिडिक है। ये भी प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, लेकिन इससे दूर है तो थोड़ा इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगी वो ज़्यादा होगी। और सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा हमारा, तो ए। ठीक, तो इस तरह से हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ है मेजरमेंट कर सकते हैं। तो बस इतना ही हम आपको कहना चाहते हैं कि अगर एलिफेटिक अल्कोहल की अगर हम लोग बात करें तो अगर उस पर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो तो डोनेटिंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करता है और विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है। या यूँ कहें कि सोर्स से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या डोनेटिंग ग्रुप जितने ज़्यादा दूर रहेंगे उतना ही उसकी इम्पैक्ट कम पड़ेगी, और इसके अनुसार एसिडिक स्ट्रेंथ हमारा कंपेयर किया जा सकता है। तो ये रहा कुछ हमारा क्वेश्चन। अब हम लोग बात करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द एलाइल अल्कोहल का। एलाइल अल्कोहल यानी इसको हम ऐसे लिखें CH2OH। अब देखो एलाइल अल्कोहल में इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3। इसका अर्थ ये है कि ये हमारा रिजोनेंस नहीं होने देगा, नो रिजोनेंस। ठीक, sp3 है। तो इसकी जो ये पार्ट जो है sp2 है, sp2। तो अगर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है और एक कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू जो होती है, नेगेटिविटी वैल्यू जो होती है वो sp2 का ज़्यादा होता है sp3, और sp2 से कार्बन sp का ज़्यादा होता है। ठीक है ना, तो ये 1 डिग्री है। ये देख लो, अगर ये प्रोपाइल अल्कोहल से अगर हम कंपेयर करें और इनके कंपेयर करें तो ये थोड़ा सा इनकी प्लस आई क्या बोलते हैं माइनस आई इफेक्ट क्या होगा, कम बढ़ जाएगा। यानी हम यूँ कहेंगे कि इसकी विड्रॉइंग कैपेसिटी थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ेगी।
यानी प्लस आई इफेक्ट की कैरेक्टर क्या होगी, घट जाएगी। और घट जाएगी तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगी वो थोड़ा सा क्या होगा, इनहांस हो जाएगा। यानी इसका देख लो, इसका पीके का वैल्यू 15.4 है, 15.4 या 15.5 के इन बिटवीन होता है। 15 इसका लगभग 5 होता है पीके का वैल्यू, ठीक है। तो अभी देख लो ये मिथाइल अल्कोहल जो है 15.6 से थोड़ा स्ट्रॉन्ग है। क्यों स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ये जो है हमारा ग्रुप sp2 है, ठीक है ना, तो इसकी थोड़ी सी प्लस आई इफेक्ट कम है, माइनस आई इफेक्ट हम कहेंगे कि थोड़ा ज़्यादा है, ठीक। तो इस तरह से ये बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को उतनी अच्छा से धकेल नहीं पाएगा जितना से थोड़ा ये अट्रैक्ट करेगा। तो ये ऐसा है। अगर हम यहाँ पर हाइड्रोजन हटाकर कोई अल्काइल ग्रुप को अगर हम बढ़ाते जाएं, यानी 1 डिग्री से 2 डिग्री करें, 3 डिग्री करें, तो उनका पीके का वैल्यू और बढ़ते हुए जाएगा, ठीक है ना। सेम टू सेम अगर हम बात करें बेंजाइल अल्कोहल का, तो बेंजाइल अल्कोहल में ये टर्म ऐसा रहेगा। अब देख लो ये 1 डिग्री बेंजाइल अल्कोहल है, इसका पीके का वैल्यू जो होता है इसी के आसपास होता है, 15.3 के आसपास होता है, ठीक। थोड़ा सा ज़्यादा एसिडिक है क्योंकि ये जो है sp2 की कार्बन की नंबर ज़्यादा है, तो प्लस आई इफेक्ट थोड़ा घट जाता है, ठीक है ना। तो घट जाएगा तो इसका अर्थ ये है कि इस पर चार्ज जो है थोड़ा सा स्टेबलाइज हो जाएगा और इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, बढ़ेगी। लेकिन अगर थोड़ा सा अगर और अल्काइल ग्रुप यहाँ पर अगर बढ़ते जाएगा तो इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, आपको बढ़ेगी, ठीक है ना। तो जितने भी स्पेसीज है खास करके 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ये तो है, उसके साथ साथ एलाइल अल्कोहल, विनाइल अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल, तो यही चीज़ को कंपेयर करना है। तो अभी हमने बताया कि एलाइल और बेंजाइल अल्कोहल का। विनाइल अल्कोहल की अगर हम लोग बात करते हैं तो विनाइल अल्कोहल को हम ऐसे लिखते हैं, तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है वो कोई खास नहीं, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ विनाइल अल्कोहल का नहीं, ये तुरंत टॉटोमेराइज हो जाता है, ये टॉटोमेराइज होकर ये हमारा एसिटल्डिहाइड बनता है और रियल में इसकी जो पीके का वैल्यू होगी एसिटल्डिहाइड के टर्म में हम मेजरमेंट करेंगे, ठीक है ना। तो टोटोमेर इसकी कोई खास ज़रूरत नहीं है, ये जल्दी से ही हमारा किस में कन्वर्ट हो जाता है, एसिटल्डिहाइड में। फिर भी इसका 15.78 के आसपास इनकी पीके का वैल्यू होती है और वही इसकी मेजरमेंट करते हैं। तो इस तरह से ये रहा हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द अल्कोहल।